स्वागत है विद्यार्थियों आपका। इकोलॉजी के इस वीडियो में हम बायो जियो केमिकल साइकिल या जिन्हें हम जैव भू रासायनिक चक्र भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इनमें भी आज हम जो बात करेंगे वो हम कार्बन चक्र के बारे में बात करेंगे। तो जो भी जीव हैं धरती पे पाए जाने वाले, उनके अंदर लगभग 95% तक का जो द्रव्यमान है वो 4 मुख्य यौगिक हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन तत्वों से मिलकर जो है बना हुआ होता है। इसके अतिरिक्त, इन चारों के अतिरिक्त जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जीवों को कुछ अन्य तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और ये तत्व जो होते हैं लगभग 15 से 25 की संख्या में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कोशिकाओं में ऊर्जा रूपांतरण के लिए जिसे फास्फोरस अत्यंत आवश्यक है। कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए कैल्शियम, विकास के लिए पोटेशियम आदि इन सब तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्व होते हैं उनको सर्वप्रथम जो है वो उत्पादक ग्रहण करता है और उनको वो अपने जो जैव भार है या बायोमास है उसके अंदर उनको स्टोर करके रख लेता है। और फिर जो है उन उत्पादकों को जब उपभोक्ता ग्रहण करते हैं तो ये तत्व उनको भी प्राप्त हो जाते हैं। और अंत में जब उपभोक्ता की मृत्यु होती है या उत्पादक की मृत्यु होती है तो अपघटनकारी जो तत्व हैं वो इन उत्पादों को वापस, इन तत्वों को वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो यह जो चक्र है बायो जियोकेमिकल साइकिल कहलाता है या जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अर्थात इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो जीवों से, बायो मीन्स जीवों और जियो मीन्स अर्थ, तो बायोकेमिकल जो तत्व हैं, केमिकल जो तत्व हैं, उनका धरती और जीवों के बीच में जो चक्रण है, ये चक्रण बायो जियोकेमिकल चक्र कहलाते हैं। ये चक्र जो होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले चक्र कहलाते हैं गैसीय चक्र और दूसरे चक्र कहलाते हैं, वो कहते हैं अवसादी चक्र। तो गैसियस या गैसीय तत्व जो होते हैं इनमें जो वायुमंडल है वो मुख्यतः भंडार की तरह होता है, जिसके अंदर जो है गैसेस का भंडार रहता है। और इनके अंदर अगर हम देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि सारे चक्र जो हैं वो गैसीय चक्र हैं। इसी प्रकार से कुछ जो तत्व हैं वो, उनका भंडार जो है वो पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो भंडार रहता है। और फिर वो उसका चक्र जीवों के अंदर होता है, जीवों से फिर वापस वो धरती की क्रस्ट पर आते हैं। तो इस प्रकार के जो चक्र हैं ये सेडिमेंट्री चक्र या अवसादी चक्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो फास्फोरस चक्र जो है वो आपके सेडिमेंट्री चक्र का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले हम गैसीय चक्र के बारे में बात करते हैं और इनमें भी सर्वप्रथम जो है हम कार्बन चक्र की बात करेंगे। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें सभी को पता है कि मुख्य तौर पर ये वायुमंडल के अंदर उपस्थित रहती है और इसकी जो कुल मात्रा है वायुमंडल के अंदर वो 0.032% है। ये घटती बढ़ती रहती है, कई जगह पे इसकी जो मात्रा है 0% से लेकर 4% तक होती है, बट ऑन एन एवरेज इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.032% है। पूरे जो हमारा वातावरण है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें तो 4 मुख्य ऐसे बड़े कक्ष हम कह सकते हैं जिनके अंदर जो है कार्बन जो है उपस्थित होता है। और ये कार्बन उपस्थित हो सकता है समुद्र के अंदर, वायुमंडल के अंदर, मिट्टी के अंदर, और या जो फोसिल डिपॉजिट्स या जीवाश्म के भंडार जो हैं उनके अंदर ये उपस्थित हो सकता है। समुद्र जो है वो कार्बन का सबसे प्रमुख स्रोत है और इसके अंदर लगभग 38,000 × 10⁻15 ग्राम
जो कार्बन है वो इसके अंदर उपस्थित है। तो बहुत अत्यधिक मात्रा में समुद्र के अंदर जो है कार्बन उपस्थित होती है, और यह जो कार्बन है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में उपस्थित होती है। समुद्र जो है वो जितना कार्बन वायुमंडल से लेता है उतना उसको वापस लौटा नहीं सकता, इसलिए यह इसका बड़ा भंडार है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसके अंदर जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और वापस ऑक्सीजन को उसको रिलीज करते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट्स का जो है संश्लेषण करते हैं, जिसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिनको फिर बाद में उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। समुद्री जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये घुलकर कार्बोनिक अम्ल को बनाती है, जो वापस बाद में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वापस कार्बोनेट्स जो हैं उनका अवक्षेपण होता है। अगर हम डायग्रामेटिकली देखें कार्बन चक्र को, तो कार्बन चक्र जो है मुख्यतः एटमॉस्फेयर में जो उत्पन्न होता है उसके लिए बहुत सारे कारक हैं जो इसको उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स जो हैं जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी तरह से जो एनिमल्स हैं जब वो श्वसन करते हैं तो उसके द्वारा जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एल्गी, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो सब जो हैं आपके वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते रहते हैं। इसी तरह से जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो फॉसिल फ्यूल को जब हम जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज होती है। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अर्थ की क्रस्ट में उपस्थित जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं। इसी प्रकार से जो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको उपयोग करने का केवल और केवल मात्र जो है वो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो प्लांट्स और जो पानी के अंदर एल्गी उपस्थित हैं वो सारे आपके इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, केवल यही एक उनका एब्जॉर्प्शन का रास्ता है। एनिमल जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, तो उनके ऊपर जब डीकम्पोजर्स कार्य करते हैं तो डीकम्पोजर्स वापस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और जब ये डेड एनिमल्स कई सालों तक, हजारों लाखों सालों तक जब धरती की उसके अंदर दबे रहते हैं क्रस्ट के अंदर, तो ये वापस जो है आपके फॉसिल फ्यूल बना देते हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल हैं इनका जब हम उपयोग करते हैं तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है। तो इस प्रकार से जो ये कॉन्टिन्यूस चक्रण होता है पर्यावरण, एटमॉस्फेयर और जीवों के मध्य, तो ये आपके कहलाता है कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र जो है, जैसे अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो समुद्र के अंदर जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करते हैं। ये H2CO3 अपघटित होकर हाइड्रोजन और जो आपके HCO3 उनका निर्माण करता है। ये HCO3 और H2O वापस क्रिया करके H3 और CO3 का निर्माण भी कर सकते हैं। तो समुद्री जल क्योंकि खारा होता है तो इसके अंदर कैल्शियम के कार्बोनेट्स भी बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में समुद्र के अंदर उपस्थित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का भी निर्माण कर सकते हैं। तो कार्बन जो है इसके अंदर पर्यावरण में जितनी तेजी से वापस आ जाता है उतनी तेजी से ये निकलता नहीं है। तो वायुमंडल भंडार से जो कार्बन है वो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं, और ये पौधे इनका जब प्रकाश संश्लेषण में इनका उपयोग लेते हैं तो इनको कार्बन यौगिकों में बदल देते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। और ये जो कार्बन यौगिक हैं जब इनका श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीकरण होता है तो उसमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस पर्यावरण में रिलीज कर दी जाती है। और वायुमंडल का जो कार्बन है वो पौधों से होता हुआ, मांसाहारी जीवों से होता हुआ अंत में सूक्ष्म जीवों तक पहुंच जाता है, जो इसको अपघटित करके वापस इसको पर्यावरण के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर वापस दे देते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे जब मृत जीव हैं, मृत जानवर हैं या मृत पौधे हैं,
जब वो अपघटित होते हैं तो उसके दौरान भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब उसके ऊपर डीकम्पोजर्स कार्य करते हैं, चाहे वो एल्गी हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, तो तब भी उस समय उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये जो पौधे और जानवर हैं, इनके अवशेष जब नीचे दब जाते हैं तो ये अवशेष जो हैं कोयले, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के अंदर, जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उनके अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। और जब हम इनका उपयोग करते हैं तो वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल के उपयोग के रास्ते इसके सीमित हैं, तथा वायुमंडल में वापस लाने के अनेक रास्ते हैं। उपयोग के रास्ते तो केवल फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसका उपयोग हो सकता है, परंतु हम बहुत सारे मेथड्स के द्वारा जो है, कारों के द्वारा, हम घर में जब कुकिंग करते हैं उसमें, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, चाहे हम वुड को जला के जो एनर्जी उत्पन्न कर रहे हैं, सब प्रोसेसेस के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं। वैसे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पैराबैंगनिक कुछ किरणों को भी कुछ मात्रा में अवशोषित कर सकता है, परंतु इसकी जो अधिकता है वो प्रदूषण का एक कारण भी है। हमारे अंदर श्वसन संबंधी रोग जो है उनको उत्पन्न करता है, और उससे भी कहीं अधिक जो है एक ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसको ये जन्म देने में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अतः एक और तो वायुमंडल के जो जीव हैं, और दूसरी ओर वायुमंडल तथा समुद्र के बीच जो कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार आदान प्रदान चलता रहता है, परंतु इसके बाद भी जो है समुद्र में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश अंश उसकी जो थर्मोक्लाइन के नीचे वाली सतह है वहां पे ही निहित रह जाता है, तथा वायुमंडल की पहुंच से बाहर रहता है। तो जो थर्मोक्लाइन स्तर है समुद्र के, वो ऊपरी जो गर्म परत है, उष्ण परत, और जो गहरे जो परत है जिसे जो ठंडी होती है कंपेरेटिवली, जहाँ तापमान बहुत कम होता है, उनके बीच में जो है आपके एक अलग करने का कार्य भी करती है। तो जो थर्मोक्लाइन लेयर है वो आपके ऊपरी सतह और ऊपरी गर्म और नीचे ठंडी वाली सतह उसको आइसोलेट करने का कार्य भी करती है। तो बिगेस्ट जो सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे समुद्र हैं, जहाँ लगातार उसके और वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान चलता है। तो इसके साथ वी कंप्लीट दिस कार्बन चक्र, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।